नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं हिट पिट न्यूज़ टीवी और मैं हूं हरनाम सिंह बड़वाल। साथियों, जैसा कि आज आपने देखा और जाना समझा, कर्नाटक में एक बहुत बड़ा चमत्कार हो गया और जिसके लिए जरा सी राजनीति में दिलचस्पी रखने वाले लोग बड़े लंबे समय से इंतजार कर रहे थे और जो राजनीतिक समझ रखने वाले लोग हैं उनको ऑलरेडी पता चल चुका था कि इस बार कर्नाटक में क्या होने वाला है, क्योंकि पिछली बार 2018 में जब वहाँ विधानसभा के चुनाव हुए थे और उसमें भी सरकार बनाने के काबिल थी कांग्रेस, लेकिन बीजेपी ने चुनी हुई सरकार को कैसे गिराया हॉर्स ट्रेडिंग के जरिए, वो किसी से छुपा नहीं है। और इस बार भी कांग्रेस ने वहाँ जबरदस्त परचम लहराया। 224 सीटों में से कांग्रेस ने 136 सीटों पर कब्जा किया और दूसरी तरफ विपक्षी भारतीय जनता पार्टी को मात्र 65 सीटों पर जीत मिली और इसी में उनको संतोष करना पड़ा। और पिछली दफा की तुलना में जेडीएस को भी इस बार बहुत नुकसान हुआ। पिछली बार 2018 में उनकी 37 सीटें थी और जो घटकर 19 पर जेडीएस जीत हासिल कर सकी है और उन्हें इस प्रकार 18 सीटों का नुकसान हुआ और उसका 5% वोट बैंक भी खिसक गया है। लेकिन बात करते हैं चुनाव प्रचार की। जैसा कि आपको मालूम है, देश के अंदर जहाँ कहीं भी चुनाव होते हैं उस समय भाजपा की जो रणनीति है उसमें सबसे पहला बिंदु ही नफरत फैलाना होता है। हिंदू मुस्लिम के बीच नफरत पैदा कर और जीत दर्ज करने की कोशिश की जाती है और 2014 के बाद आज तक यही सब कुछ होता रहा है। और जैसा कि चुनाव प्रचार के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री मोदी, जिन्होंने कर्नाटक चुनावों के दौरान 19 रैलियां की और जनता के सामने कर्नाटक को नंबर 1 बनाने की घोषणा की, दावा किया कि उन्हें पुनः सत्ता सौंपी जाए ताकि वे कर्नाटक को नंबर 1 राज्य का दर्जा दिला सकें। लेकिन मोदी जी भूल गए कि जब आप बजरंग दल पर जब घोषणा पत्र में कांग्रेस ने लिखा कि पीएफआई और बजरंग दल दोनों ही नफरत फैलाने वाले धार्मिक संगठन है और इनको प्रतिबंधित किया जाएगा अगर कांग्रेस की कर्नाटक में सरकार आती है, तो मोदी जी ने इस मुद्दे को लपक लिया और इसको बजरंग बली से जोड़ दिया और कहा चुनाव प्रचार में उन्होंने चुनाव आयोग की शर्तों और प्रचार के सभी नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए उन्होंने सीधे स्पष्ट तौर पर हिंदू मतदाताओं से अपील की कि आप जब वोट डालें तो बजरंग बली को ध्यान में रखकर बटन दबाना। तो ये सरासर चुनाव आयोग के नियमों और शर्तों का उल्लंघन था और कायदे से चुनाव आयोग को चाहिए था कि मोदी जी के चुनाव प्रचार पर पाबंदी लगाती, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। और अमित शाह भी जैसा कह रहे थे कि अपील कर रहे थे अपनी चुनावी रैलियों के दौरान, ये अपील कर रहे थे मतदाताओं से कि यदि आप कांग्रेस को चुनेंगे तो इसका सीधा सा मतलब होगा कि यहाँ कर्नाटक के अंदर हिंदू मुस्लिम में दंगे होंगे। तो इस प्रकार की जो राजनीति को दूषित किया है भाजपा ने, वह निहायत देश के लिए बहुत ही नुकसानदायक है। देश के अंदर लोकतंत्र है और जब भी चुनाव आते हैं भाजपाई नेता लोग, छोटे से बड़े नेता, शीर्ष नेता और आम छोटे वर्कर कार्यकर्ता भी इसी प्रकार की बातें करते हैं। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल दोनों इसी प्रकार की बातें करते हैं और नफरत फैलाने का काम करते हैं। जैसा कि बहुत सारे एग्जाम्पल हैं
मैं उनका यहाँ जिक्र नहीं करना चाहता, क्योंकि मुद्दा आज कर्नाटक में कांग्रेस की जीत का है, क्योंकि कांग्रेस को दोबारा से पुनः संजीवनी मिली है। और क्योंकि आने वाले नव वर्ष में 2024 में भारत में लोकसभा चुनाव होंगे और नए प्रधानमंत्री का चुनाव होगा, इसलिए ये कांग्रेस के लिए एक संजीवनी का काम करेगी ये जीत, जो कर्नाटक की जीत है, क्योंकि इससे पूरे देश में एक ऐसा मैसेज गया है कि आम लोगों ने, पूरे देश के लोगों ने नफरत की राजनीति को नकार दिया है। क्योंकि कर्नाटक की जनता में भ्रामक प्रचार किया गया, हिंदू मुस्लिम में नफरत पैदा करने की तमाम कोशिशें की गई, लेकिन उसके बावजूद जनता ने भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरह से नकार दिया और इतना बड़ा पूरे देश को मैसेज दिया और कांग्रेस को सत्ता सौंप दी। इससे पूरे देश में एक ऐसा मैसेज गया है कि पूरे देश की जनता ही कर्नाटक की जनता के नक्शे कदम पर ही आने वाले चुनावों में चलेगी, क्योंकि पूरे देश के अंदर जिस प्रकार भाजपा अपने चुनावी प्रचार में नफरत बांटती है, तो उसे आम लोगों ने उसे नकार दिया है। जैसा कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भी जब राहुल गांधी कर्नाटका के भीतर से गुजरे थे और मध्य प्रदेश में उन्होंने प्रवेश किया था, तब भी उन्होंने बरसात के अंदर भीगते हुए अपने मंच से यही संदेश दिया था कि हम नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने आए हैं और मुझे कोई किसी गाली से डर नहीं लगता, मैं गोली खाने के लिए भी तैयार हूँ। जैसा कि प्रियंका गांधी ने भी अपने कर्नाटक के अंदर चुनावी प्रचार में बार बार अपने भाई का पक्ष लेते हुए कहा कि मेरा भाई जो है वो गाली से नहीं डरता, गोली से नहीं डरता, जबकि प्रधानमंत्री मोदी ने अपने लिस्ट बना रखी है कि उनको कांग्रेस के नेताओं ने 91 गालियां दी हैं। तो उन्होंने स्पष्ट तौर पर अपने चुनावी रैलियों में प्रचार के दौरान प्रियंका गांधी ने अपने भाई के पक्ष में पूरा दमखम से चुनाव प्रचार किया और उन्होंने कहा कि एक ऐसा प्रधानमंत्री मैंने पहली बार देखा है जो जनता के पास जाता है और अपना दुखड़ा सुनाता है। वो जनता की बात कहाँ सुनेगा, जो खुद रो रहा है, खुद अपने दुखड़ों की बातें करता है, अपने गालियों की बातें करता है कि मुझे कांग्रेस ने 91 गालियां दी हैं। प्रियंका ने स्पष्ट तौर पर कहा कि अगर मोदी जी ने जिस प्रकार मेरे परिवार को, मेरे भाई को, मेरी माँ को और मेरे पिताजी राजीव गांधी जिसने देश के लिए शहादत दी, उनके ऊपर ऐसी अभद्र टिप्पणियां की और ऐसी गंदी बातें की जिनकी अगर लिस्ट बनाई जाए तो पुस्तकें ही लिखी जा सकती हैं, लेकिन हम अपने देश से प्यार करते हैं, हमारी विचारधारा अलग है। भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा बिल्कुल हमसे अलग है। हमें उस प्रकार की विचारधारा हमें बिल्कुल पसंद नहीं जिससे देश के अंदर नफरत पैदा हो, भाईचारा खत्म हो, क्योंकि देश के अंदर लोकतंत्र है और धार्मिक स्वतंत्रता है और हमारे जो धार्मिक ग्रंथ हैं, हमारे साधु संत हैं, हमारी पुरानी परंपराएं हैं, वो देश को बांटने का काम नहीं करती। उनमें एक स्पष्ट संदेश दिया गया है कि हम सबको मिलजुल कर रहना चाहिए, हम सब आपस में एक दूसरे से प्यार करते हैं। लेकिन जब से मोदी जी सत्ता में आए, देश के प्रधानमंत्री बने 2014 के बाद देश के अंदर राजनीति का जो परिदृश्य है वो बदल चुका है। राजनीति की जो परिभाषा है इन्होंने बदल डाली है। हमारी विचारधारा है सेक्युलर और इनकी जो विचारधारा है वो नफरत की है। हम प्यार बांटते हैं, हम नफरत नहीं बांटने का काम करते। और इससे जैसा कि साथियों आज जो चुनाव परिणाम आए हैं उससे बिल्कुल यही मैसेज जा रहा है कि जिस प्रकार कर्नाटक की जनता ने, कर्नाटक के मतदाताओं ने भाजपा को सिरे से नकार दिया है और उसे ऐसा सबक सिखाया है, अगर जरा सी भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के अंदर बुद्धि हो तो वो इससे सबक सीख लें और आइंदा ये नफरत की राजनीति जो है इसे छोड़ दें। क्योंकि हमारी जो सनातन धर्म है उसमें पुरातन ग्रंथ हैं,
वेद हैं, ग्रंथ हैं, उनके अंदर सब में पूरी दुनिया के लिए एक ही मैसेज दिया गया, और जिसमें आम हम पढ़ते हैं, ग्रंथों में पढ़ते हैं, वसुधैव कुटुंबकम, यानी पूरे विश्व के अंदर जो जीव रह रहे हैं, जो मानव जाति रह रही है, वो एक है। हम सब आपस में भाई भाई हैं, हमारा सबका एक ही परिवार है। लेकिन जब से भाजपा सत्ता में आई, तब से इन्होंने देश के अंदर नफरती प्रचार किया, हिंदू मुस्लिम के अंदर नफरत पैदा की और भाईचारे को कुचलने का काम किया है, संवैधानिक संस्थाओं को कुचलने का काम किया है, तानाशाही और गुंडागर्दी का राज इन्होंने कायम किया है। जैसा कि साथियों आपको मालूम है, 23 अप्रैल से लगातार महिला कुश्ती पहलवानों ने जंतर मंतर, दिल्ली के जंतर मंतर पर, जहां ये एक निश्चित स्थान 1947 के बाद निर्धारित किया गया था कि जो लोग हैं अपनी मांगों को लेकर जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन कर सकते हैं, लेकिन पिछली 23 अप्रैल से लगातार जो महिला पहलवान है वो ब्रजभूषण शरण सिंह के विरुद्ध उन्होंने आरोप लगाया, यौन शोषण, यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए, और उन्होंने मुकदमा दायर करने की कोशिश की। मुकदमा दर्ज नहीं किया गया, दिल्ली पुलिस ने उन्हें बिल्कुल अनदेखा कर दिया, इग्नोर कर दिया गया, उनकी उपेक्षा की गई। आखिरकार उन्हें अंत में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा, और उसके बाद ब्रजभूषण शरण सिंह जो WFI रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के जो चीफ हैं, 11 वर्षों से उसी पद पर बने हुए हैं, उन पर आरोप लगे हैं। उन पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद पोक्सो एक्ट के अंतर्गत, संगीन धाराओं के अंतर्गत मुकदमा तो दर्ज हो चुका है, लेकिन मोदी जी जो देश के प्रधानमंत्री हैं, गृह मंत्री अमित शाह जो देश के गृह मंत्री हैं, सभी मौन हैं, वो कोई एक्शन नहीं ले रहे। उन्होंने अपना पूरा दमखम कर्नाटक के चुनावी प्रचार में लगा रखा था, लेकिन उन बेटियों के लिए जिनके लिए प्रधानमंत्री खुद मंचों से बड़ी बड़ी बातें करते थे, कहते थे कि बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ और महिला सुरक्षा की गारंटी देते थे, लेकिन जब महिलाएं सुरक्षित नहीं है, इन्हीं के जो बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े भाजपा के नेता हैं, अनेकों पर इसी प्रकार के यौन उत्पीड़न के आरोप लगे हैं, लेकिन मुकदमे उनके खिलाफ दर्ज नहीं हो पाते। और इन बेटियों ने हिम्मत जुटाई, जो जंतर मंतर पर 23 अप्रैल से आज तक बैठी हैं, और उन्होंने अंत में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और मुकदमा भी दर्ज हो गया, लेकिन मोदी जी और अमित शाह की हिम्मत नहीं वो जुटा पा रहे कि ब्रजभूषण शरण सिंह से इस्तीफा मांग लें या उन्हें गिरफ्तार करवा दें, क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं डर लगता है कि ब्रजभूषण शरण सिंह को गिरफ्तार करने और उनसे पद छीन लेने के बाद यूपी के जो निकाय के अभी हाल ही में चुनाव हुए हैं, और जिनमें यूपी में भाजपा निकायों में 17 सीटों पर उनके 17 मेयर चुने जा चुके हैं, और इसी बात का उन्हें डर था कि अगर उनसे इस्तीफा ले लिया जाता है, उन्हें पद से विस्थापित किया जाता है, छीन लिया जाता है, तो हो सकता है इसका कहीं विपरीत असर न पड़े। गोंडा जिला जो है, वहाँ का जो आसपास का क्षेत्र है, यहाँ की 5-6 विधानसभा सीटें हैं, उन पर इनका पूरा दबदबा है, उनका ब्रजभूषण शरण सिंह का यहाँ प्रभाव है, और कहीं ना कहीं उन्हें नुकसान होने का डर था। और यहाँ उन्हें विधानसभा के जो चुनाव हैं आगे 2024 में, जो लोकसभा चुनाव होंगे, उनमें भी उन्हें कहीं ना कहीं खतरा महसूस हो रहा है कि अगर ब्रजभूषण शरण सिंह के विरुद्ध कोई एक्शन लिया जाता है तो उसके विपरीत परिणाम हो सकते हैं, क्योंकि ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी के बाद वहाँ का जो गोंडा जिला है या वहाँ की जितनी भी विधानसभा सीटें हैं, वहाँ का जो मतदाता है वो नाराज हो जाएगा, और कहीं ना कहीं बीजेपी को यहाँ से कहीं नुकसान न हो जाए। इसी बात को ध्यान में रखते हुए भाजपा उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले रही है, और मेरे ख्याल से ये मेरा खुद का आंकलन है कि भाजपा यह भी देखना चाहती थी कि जब हम किसानों की जिस प्रकार 1 साल तक धरने पर बैठने के बाद भी उनके कोई हमने ध्यान नहीं दिया, 750 किसान लोग वहाँ शहीद भी हो गए थे, उसी प्रकार ये धरने पर बैठी रहेंगी और हम कुछ नहीं करेंगे जब तक कोई
परिणाम सामने नहीं आते हैं कर्नाटक के। अगर दोस्तों ये मेरा अपना विचार है, अगर कर्नाटक के अंदर भाजपा पुनः जीत हासिल कर चुकी होती तो महिला पहलवान जो जंतर मंतर पर आज भी धरने पर बैठी हैं और वो रो रही हैं, अपनी व्यथा सुना रही हैं, उनकी कोई सुनने वाला नहीं था। अब जरूर मोदी जी और अमित शाह पर इस बात का पूरा दबाव बनेगा और वे इसी चुनाव के परिणामों को देखने के लिए ही इंतजार कर रहे थे और अब परिणाम आ चुके हैं और अब कहीं ना कहीं उनके दिमाग में ये बात जरूर जाएगी कि अब हमें अपने अंदर सुधार करना चाहिए, हमें अपनी रणनीति जो है, हमें अपनी रणनीति को बदलना चाहिए, अपनी विचारधारा के अंदर कोई परिवर्तन करना चाहिए जो हिंदू मुस्लिम में नफरत पैदा करने और वोट हासिल करने और ध्रुवीकरण करने की जो हमारी रणनीति थी वो वहाँ काम नहीं आई। और अब जो बेटियां हैं यहाँ जंतर मंतर पर आज 20-21 दिन से बैठी हैं, अब अगर उनकी सुनवाई नहीं करेंगे तो जो आने वाले 4 स्टेटों के अंदर चुनाव हैं, विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, उनके अंदर भी इसी प्रकार दुर्दशा होगी जैसे और दुर्गति होगी भाजपा की जिस प्रकार कर्नाटक में आज हुई है। और इस बात को लेकर हो सकता है अमित शाह जो गृह मंत्री हैं देश के और प्रधानमंत्री मोदी जी इस बात पर पुनः विचार करेंगे और महिला पहलवानों की बात सुनकर ब्रजभूषण शरण सिंह के विरुद्ध कोई एक्शन लेंगे ताकि एक अच्छा मैसेज जाए पूरे भारत में और निष्पक्ष जांच हो और आरोपी जो है उसके खिलाफ पूरी सही निष्पक्ष जांच के बाद उसे सजा दिलाई जाए। इससे भाजपा को नुकसान नहीं होगा, कहीं न कहीं भाजपा को फायदा ही मिलेगा। अगर वो ब्रजभूषण शरण सिंह के विरुद्ध कोई एक्शन नहीं लेती तो इसका मैसेज बिल्कुल उल्टा जाएगा, विपरीत जाएगा। भाजपा को आने वाले चुनावों में निश्चित तौर पर नुकसान झेलना पड़ेगा, नुकसान उठाना पड़ेगा। यहाँ तक कि 2024 के चुनावों में जो लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं उसमें मोदी की कुर्सी भी छिन सकती है, क्योंकि जिस प्रकार जबरदस्त करारी हार हुई है भाजपा की कर्नाटक के अंदर, उससे तो इसी प्रकार के जो आसार बनते दिखाई दे रहे हैं। इसलिए अब नफरत की राजनीति भाजपा को छोड़नी पड़ेगी। आम लोग जो हैं वो भाईचारे के साथ मिलजुल कर रहना चाहते हैं। देश के अंदर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध सभी तरह के लोग रहते हैं और सब आपस में प्रेम प्यार से रहना चाहते हैं। और जैसा कि राहुल गांधी का जो एक स्लोगन था कि हम नफरत के बाजार में प्रेम की, मोहब्बत की दुकान खोलने आए हैं, तो उन्होंने तो उस अपने कथन को सच कर दिखाया और जनता ने उस बात को स्वीकार किया। और मोदी जी जो भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए कांग्रेस से नफरत करते थे और ये नफरत आम जो देश के नागरिक हैं उनके अंदर इस बात को ऐसा ठूंस दिया कि आम लोगों के भी ये बात एकदम उन्हें सच जान पड़ी कि हाँ, निश्चित तौर पर कांग्रेस ने देश को लूटा है, कांग्रेस पार्टी भ्रष्ट है। लेकिन इस प्रकार की बातें करने वाले और भ्रष्टाचार के नाम पर भ्रष्टाचार मुक्त भारत की कल्पना करने वाले मोदी जी खुद देश के अंदर भ्रष्टाचार के अंदर उनकी खुद की पार्टी इस दलदल में, भ्रष्टाचार के दलदल में फंस कर रह गई। और इसी बात का उन्हें कर्नाटक के मतदाताओं ने करारा जवाब दिया है। और शायद आने वाले समय में, आने वाले चुनावों में मोदी जी, अमित शाह और भाजपा के तमाम शीर्ष नेता गण पुनर्विचार करेंगे और खुद के अंदर, खुद की पार्टी के अंदर अपनी जुबान पर, अपने भाषा शैली पर संयम करेंगे और उन्हें अपनी जो रणनीतियां हैं चुनावों के दौरान उन पर सोच समझकर नई रणनीति अपनाएंगे। साथियों, यदि आपने हमारे हिट पिट न्यूज टीवी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जरूर सब्सक्राइब कर लें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, राम राम, सत श्री अकाल।